This is about general procedure of lawmaking legislation in Pakistan. The Constitution of Pakistan provides a detailed framework for legislative process that is outlined in Article A67 to 89. Actually, Article 67 rules of procedure. It means like House of Commons, Parliament of Pakistan is a maker of its own procedural regulation. It means Parliament of Pakistan जो है वो अपनी proper procedural regulations, rules and regulations for the parliament, legislative body खुद उसका क्या है मेकर है. देन उसके बाद उसने कहा कि आर्टिकल 67 जो है प्रोवाइड करता है इधर हाउस ऑफ नेशनल असेंबली और द सेनेट हैज़ टू मेक इट्स ऑन रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर. जो भी डायरेक्शन होगी प्रोसीजर होगा उसको कंटिन्यू उसकी मेकिंग उसको रेगुलेट करने के लिए दोनों में से कोई भी हाउस पार्लियामेंट के टू हाउसेज होते हैं अपर हाउसेज सेनेट एंड लोअर हाउसेज नेशनल असेंबली. तो दोनों में से कोई भी क्या है रूल बना सकता है अपनी फॉर द रेगुलेशन ऑफ रूल्स जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली और उसके रिलेटेड जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी या बिजनेस होगा मीन्स जो उसकी वर्किंग होगी उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरत होगी उससे रिलेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर. Restriction on the discussion in Majlis Shura, it means no discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or the High Court in discharge of his duty. It means it shows the independence of judiciary. It is a necessity that its dignity and prestige should be constitutionally preserved. Actually, Article 68 provides that conduct of any judge of Supreme Court or High Court shall not be discussed in the Parliament. इट मीन्स कोई भी ऐसा रिक्वायर्ड कोई भी ऐसा जो जजमेंट है फ्रॉम द साइड ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर वो लिया गया है डिसीजन लिया गया है तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा या उस पर क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी क्योंकि उस जज ने जो भी डिसीजन लिया है वो उसकी जॉब और उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंगली है. इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह से पार्लियामेंट में इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा. And Article 69 is about courts not to inquire any proceeding of Majlis Shura or the Parliament. It means the validity of any proceeding in Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularities of the procedure. It means कोई भी decision या कोई भी proceeding जो हो रही होगी in Parliament उसके ऊपर किसी भी कोर्ट में उसके ऊपर questioning नहीं होगी. It means legislative body जो है वो अपने limitations में अपना वर्क करेगा. जुडिशरी का जो टास्क है जुडिशरी की जो ड्यूटी है वो उसको परफॉर्म करेगा. इससे प्रीवियस आर्टिकल में उसने बात की कि जो जज की डिसीजन होगी या उसका कंडक्ट होगा उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगी. ऐसे ही सेम उसने कहा जो कोर्ट है वो इंक्वायर नहीं करेगी मजलिस शुरा या पार्लियामेंट के जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके अंदर. ये तो इसकी जनरल प्रोसीजर था. जो एक्चुअल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है कि उसमें बिल पास कैसे होता है पार्लियामेंट में और उसका प्रोसेस क्या है तो वो आर्टिकल 70 से स्टार्ट होता है. फर्स्ट वन आर्टिकल 70 इज अबाउट इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ द बिल. Who can introduce the bill? A bill can be introduced in either National Assembly or the Senate by the Member of Parliament or government or the private member. It means Member of Parliament has authority to introduce any bill that is related or to the public importance. और दोनों हाउसेस में से नेशनल असेंबली और सेनेट में से दोनों में से कोई भी उसको ओरिजिनेट कर सकता है. सेकेंडली मनी बिल्स जो कि ओरिजिनली और स्पेसिफिकली हैं किससे नेशनल असेंबली से. इट मीन्स जो भी मनी रिगार्डिंग बिल होगा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बिल होगा ये प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल जो कि आर्टिकल 73 में बात करता है ओनली बी इंट्रोड्यूस इन नेशनल असेंबली. पाकिस्तान में नेशनल असेंबली जो है वही फाइनेंस या रिलेटेड टू द बजट बिल या जो भी हम कहते हैं मनी बिल्स वो ओरिजिनेट कौन करता है वो नेशनल असेंबली ही करती है और नेशनल असेंबली ही बनाती है. फर्स्टली तो इसमें एक्सप्लेन किया गया कि जो बिल है उसको आइदर हाउस किसी भी नेशनल असेंबली या सेनेट से ओरिजिनेट किया जा सकता है. सेकंड इसका स्टेप होता है फर्स्ट रीडिंग. द बिल इज़ प्रेजेंटेड एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्लेन्ड. इट मीन्स जो भी बिल हाउस ऑफ नेशनल असेंबली है या सेनेट है वो दोनों क्या है बिल प्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया जाता है फर्स्ट रीडिंग में प्रॉपर वे में कि किस लिए बनाया जा रहा है और उससे हमारे लिए क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है. बट इसकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें डिटेल डिबेट नहीं होती. उसमें से फर्स्ट स्टेज क्या है उसमें फर्स्ट स्टेज में हम जिस कहते हैं ना हर चीज़ को पास करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें यही बात की जाती है कि पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये चीज़ है मीन्स ये मीन्स हेल्थ रिलेटेड कोई बिल है कोई विमेन राइट्स रिलेटेड है चाइल्ड अब्यूज़ रिलेटेड है या चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है जिस भी चीज़ से या पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी मैटर होगा उससे रिलेटेड कोई भी बिल होगा तो उसको पहले जस्ट प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बिहाइंड उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा लेकिन उसमें डिटेल्ड डिबेट नहीं होगी. इसके बाद क्या कहता है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और चेयरमैन ऑफ सेनेट क्योंकि दोनों हाउसेज में से कोई भी
इसको ओरिजिनेट कर सकता है, तो वो रेफर करते हैं किसको, टू द रेलिवेंट स्टैंडिंग कमेटी फॉर द फर्दर रिव्यू। हाँ जी, इसके बाद क्या है, जो इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, तो उसकी जो भी रेलिवेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, हेल्थ रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, राइट्स से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, तो उसको स्पेसिफिकली उस स्टैंडिंग कमेटी को रिव्यू करने के लिए उसके पास फर्दर किसके पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है बाय द साइड ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ सेनेट। नेक्स्ट वन, जो कमेटी है, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो उसको रिव्यू करती है कि आए जो बिल है, जो जिस भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रेजेंट किया है या पार्टी जिस भी साइड से किया है, तो उसका मकसद क्या है, वो एग्जामिन करता है उस बिल को उस डिटेल में कि आया जो जिस रिलेटेड ये बिल बनाया जा रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि आया वो वक्त की ज़रूरत है भी या नहीं, उसमें क्या क्या उसके आउटकम्स होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, फिर उसके पूरा डिटेल में उसको एग्जामिन करता है, देन इसको रिकमेंड करता है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है या उसमें एडिशन करने की ज़रूरत है, देन उसकी रिपोर्ट सबमिट करवा दिया जाता है उसी रिस्पेक्टिव हाउस में। अगर तो वो नेशनल असेंबली से जनरेट हुआ है तो नेशनल असेंबली को, अगर वो सेनेट से जनरेट हुआ है तो वो सेनेट को जमा करवा दी जाती है। उसके बाद उसकी सेकेंड रीडिंग होती है। सेकेंड रीडिंग क्या है, सेकेंड रीडिंग में प्रॉपर उस बिल के ऊपर डिबेट की जाती है एंड मेंबर्स डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इट मीन्स कि वो उसको कमेटी ने रिव्यू कर लिया, उसके बाद जिस भी हाउस से वो आया उसके पास उसकी रिपोर्ट चली गई और उस हाउस में उसके ऊपर डिबेट होती है बकायदा। एक साइड से यही बात है ना, मैं अगर किसी बिल को पास करवाना चाह रही हूँ तो मैं प्रो होंगी, मेरे उस रिलेटेड बिल के ऊपर एंटी भी तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पे मौजूद होंगे कि आया ये बिल बनना चाहिए या नहीं, अगर बनना है तो इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ों को उसको टोटली डिबेट की जाती है डिटेल एंड देन मेंबर्स में प्रपोज अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द स्टेज विच आर वोटेड अपॉन। इट मीन्स इसी ड्यूरेशन के अंदर मेंबर्स जो है उसके अंदर सजेशंस भी देते हैं, उसको अमेंड भी कर सकते हैं और उसके बाद जब ये सारी डिबेट डिटेल एंड डिबेट हो जाती है उसके बाद उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। देन थर्ड रीडिंग आती है, इसके अंदर क्या है, फाइनल वोट इज हेल्ड ऑन द बिल। इट मीन्स थर्ड रीडिंग में आके उसके ऊपर प्रॉपर क्या है, वोटिंग होती है। इफ अप्रूव्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, द बिल्स मूव टू द अदर हाउस फॉर द कंसिडरेशन। इट मीन्स थर्ड रीडिंग में आके उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है प्रॉपर्ली, और अगर सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाता है बिल, अब मतलब उसको वोट्स मिल जाते हैं, तो उसके बाद वो बिल क्या है, दूसरे हाउस में अगर नेशनल असेंबली से पास हो गया है तो उसको सेनेट में भेज दिया जाता है, या अगर सेनेट से ओरिजिनेट हुआ और वहाँ से पास हो गया तो उसको नेशनल असेंबली में भेज दिया जाता है फॉर द कंसिडरेशन और अप्रूवल। अप्रूवल बाय द नेक्स्ट स्टेप इज अप्रूवल बाय द अदर हाउस। इट मीन्स द सेम प्रोसेस, थ्री रीडिंग, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो कैटेगराइजेशन हमने को पढ़ी है, उसी तीन प्रोसेस से गुजरते हुए जिस भी दूसरे हाउस में वो जाएगा बिल। मीन्स अगर लोअर हाउस ने स्टार्ट किया है तो उसके पास होने के बाद ये सारे प्रोसीजर के बाद वो अपर हाउस के पास चला जाएगा पास होने के लिए, तो उसमें भी वही सारा प्रोसीजर होगा जो लोअर हाउस में हुआ है। और अगर लोअर हाउस से ओरिजिनेट हुआ है तो उसमें वो सारे प्रोसीजर से गुजर के पास होने के लिए या अप्रूवल के लिए दूसरे हाउस के पास आ जाएगा, मीन लोअर हाउस के पास। इफ द सेकेंड हाउस पासिस द बिल विदाउट अमेंडमेंट, अगर दूसरा हाउस जो विदाउट अमेंडमेंट उसको पास कर देता है तो ये प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेज दिया जाता है, अप्रूवल के लिए। और अगर कोई दूसरा हाउस जो है वो प्रपोज कर देता है किसी तरह की अमेंडमेंट्स और चेंजेस को, तो बिल इज सेंड बैक टू द ओरिजिनेटेड हाउस फॉर द रिकंसिडरेशन। इट मीन्स उसको वापस उसी हाउस की तरफ भेज दिया जाता है जहां से वो दूसरे हाउस के पास गया था कि इसको रिकंसिडर करें, हम इसमें अमेंडमेंट्स या चेंजेस चाहते हैं। देन इसके बाद आता है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, अगर अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ नीडेड, कि कोई भी जो बिल है वो एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में गया और वहां पर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ या डिसएग्रीमेंट हो रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है, द मैटर मे बी और रिजॉल्व थ्रू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 70। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें प्रॉपर वे में दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसमें उसको प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है, उसके बाद बिल अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी इन अ ज्वाइंट सेशन इज डीम्ड पास। इट मीन अगर उसमें जो ज्वाइंट सेशन होता है उसमें डिबेटिंग के बाद अगर उसमें सिंपल मेजोरिटी में वोट्स आ जाते हैं तो वो क्या है, कंसिडर एज ए पास मीन्स वो बिल क्या है, पास हो जाता है। देन उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया जाता है। Once both houses pass the bill, it is sent to the president of the Pakistan for assent. Means उसकी हाँ सिग्नेचर्स के लिए कह लें, उसके असेंट के लिए कह लें, उसके अप्रूवल के लिए कह लें, तो वो प्रेसिडेंट के पास चल जाता है। द प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव द बिल विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जो भी रिक्वायरमेंट टाइम होगा। मनी बिल से रिगार्डेड डिफरेंट टाइम्स होते हैं, जनरल बिल से रिलेटेड डिफरेंट टाइम्स होते हैं। हर बिल का कोई बिल 10 दिन के अंदर पास करना जरूरी होता है, असेंट देना, कुछ के ऊपर 60 डेज हैं, कुछ के ऊपर 90 डेज हैं, तो वो रिलेटेड जो या कुछ
स्पेसिफिकली 30 डेज भी हैं। तो मीन 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर या 30 दिन की जो रिक्वायरमेंट होगा उस बिल की, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो सेंड दे देता है, वेल एंड गुड। इफ प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल विद द ऑब्जेक्शंस, पार्लियामेंट कैन रिकंसिडर एंड रिपास इट। अगर प्रेसिडेंट उसको बिल को देखता है और उसको रिटर्न कर देता है वापस ऑब्जेक्शंस के साथ, तो पार्लियामेंट क्या है, उसको रिकंसिडर कर सकता है और रीपास कर सकता है। एंड इफ रीपास, द प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटेड टू गिव असेंट। और अगर वो पास होकर वापस आ जाता है पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो उसको अपना असेंट देगा। स्पेशल केसेस जिसमें हम बात करते हैं मनी बिल से रिगार्डिंग, क्योंकि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आर्टिकल 73 जो है वो रिक्वायरमेंट शो करता है मनी बिल से रिगार्डेड। Money bills are governed by the Article 73, introduced only in the National Assembly, and Senate may provide recommendations but not can veto a money bill. It means Article 73 हाईलाइट करता है जो भी मनी रिलेटेड बिल्स हैं वो तमाम के तमाम नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होंगे, इंट्रोड्यूस भी वहीं पे करवाए जाएंगे। सेनेट के पास वो सिर्फ और सिर्फ क्या इख्तियार है कि उसके अंदर रिकमेंडेशंस दे सकता है, पर उसके ऊपर वीटो नहीं कर सकता किसी भी मनी बिल्स को। बेसिकली अगर हम देखें, दिस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो इंश्योर करता है चेक एंड बैलेंसेस को फ्रॉम द अलोइंग बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट टू प्ले इन रोल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर। It also promoting the democratic governance in Pakistan, because we are the democratic country. तो उसके रिकॉर्डिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसने कहा कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस हमने स्टार्ट किया कि जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी किसी जज का, उसको पार्लियामेंट में हाईलाइट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जो पार्लियामेंट प्रोसीजर करता है, बनाता है, प्रोसीडिंग करता है, उसको किसी कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये था आज का टॉपिक।